हेलो स्टूडेंट्स, IB टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग 2018 का ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर का क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। MCQ क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रमोट हो भी जाते हैं तो भी आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको आगे भी बहुत मिलते आएंगे बहुत सारे सब्जेक्ट में, कंपटीशन में। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वीडियो को ज़रूर देखिए और साथ ही साथ अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिए ताकि सबको इसका लाभ फ़ायदा हो सके। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को एक एक करके सारा क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, हाईएस्ट ट्रांसमिशन वोल्टेज इन इंडिया। इंडिया के अंदर हाईएस्ट ट्रांसमिशन वोल्टेज कितना है? तो पहले भी हमने आपको थ्योरी के अंदर भी बताया था। तो इसका हाईएस्ट आपका कितना है? 750 kV। कहीं पर 765 भी देता है, तो 750 kV हाईएस्ट ट्रांसमिशन है। अगर ऑप्शन में कहीं कहीं पर ये वाला ऑप्शन नहीं देगा, ठीक है, नन या कुछ इस तरह का दे दिया, 400 kV तक देगा, तो वहाँ पर आपका ऑप्शन 400 kV हो जाएगा। लेकिन आपका 765 या 750 दिया हुआ है, तो ये आपका करेक्ट है। हाईएस्ट ट्रांसमिशन आपका 750 kV होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, कंडक्टर कनेक्टिंग द कंज्यूमर टर्मिनल टू द डिस्ट्रीब्यूटर इज कॉल्ड। कहाँ पर है? ध्यान से देखिएगा। तो कंडक्टर कनेक्टिंग द कंज्यूमर टर्मिनल, कंज्यूमर टर्मिनल मतलब हमारे घर के एनर्जी मीटर से डिस्ट्रीब्यूटर तक जो तार जोड़ा जाता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको क्या बोलते हैं आपको मालूम होगा, सर्विस मेन बोलते हैं। ठीक है, सर्विस मेन मतलब डिस्ट्रीब्यूटर से लेकर हमारे घर तक, हमारे घर के एनर्जी मीटर जो ताक होता है उसको सर्विस मेन बोलते हैं। फीडर आपकी 11 kV की जो लाइन होती है उसको बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर आपका 440 या 230 वोल्ट्स की जो लाइन रन करती 3 फेज 4 वायर की, उसको डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर सी हो गया, सर्विसमैन। तो दो क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर आर डिज़ाइन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू। डिस्ट्रीब्यूटर को हम लोग किस आधार पर डिज़ाइन करते हैं? ये भी क्वेश्चन थ्योरी के अंदर बताया हुआ है। तो डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर हम लोग वोल्टेज ड्रॉप को ध्यान रखकर हम लोग डिज़ाइन करते हैं। कितना रेटिंग होना चाहिए? ±6% तक वेरिएशन अलाउेबल है, यानी अलाउ है। इससे ज़्यादा होगा तो वो अनएक्सेप्टेबल होगा, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो मैक्सिमम जो वेरिएशन होगा वो 6% तक हो सकता है। तो हम लोग वोल्टेज ड्रॉप का ध्यान रखते हुए डिस्ट्रीब्यूटर का डिज़ाइन करते हैं। फीडर है तो फीडर में हम लोग क्या करते हैं? करंट रेटिंग का ध्यान रखते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। फीडर का भी पूछ सकता है, तो फीडर में करंट रेटिंग को ध्यान में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पिन टाइप इंसुलेटर जनरली यूज अप टू। ये बार बार पूछा जाता है, पिन टाइप इंसुलेटर को कितना वोल्टेज रेटिंग तक यूज़ कर सकते हैं? तो 33 kV तक बी इसका करेक्ट आंसर है। जनरली हम लोग 11 kV के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन यूज़ किया जा सकता है अप टू वोल्टेज। तो अप टू कितना यूज़ कर सकते हैं? 33 kV यूज़ कर सकते हैं। पाँचवा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, द स्ट्रिंग इफिशियंसी ऑफ सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर से डिपेंड। इस पर हमने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, आपने नहीं देखा तो यूट्यूब से जाकर वीडियो देखिए, बहुत अच्छे से स्ट्रिंग एफिशिएंसी को समझाया हुआ है। तो आप उसको देखिएगा तो ऑटोमेटिक आप इसका आंसर मारिएगा। तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी पूछ रहा है किस पर डिपेंड करता है? सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर में इस तरह का इंसुलेटर लगा हुआ होता है बहुत सारा, यहाँ पर कंडक्टर होता है। तो ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ डिस्क पर। जितना ज़्यादा नंबर ऑफ डिस्क होगा उतना ही पुअर स्ट्रिंग एफिशिएंसी होगी, नंबर ऑफ डिस्क कम होगा तो एफिशिएंसी बेटर होगी। ठीक है, साइज़ और इंसुलेटर टावर के साइज से मतलब नहीं, हमारा नंबर ऑफ डिस्क कितना कनेक्टेड है स्ट्रिंग के अंदर उस पर डिपेंड करता है। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे। पांचवा क्वेश्चन, ये पांचवा था, चलिए 5 ये था। छठा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इन ओवर ट्रांसमिशन लाइन वी जनरली यूज़। कौन सा कंडक्टर यूज़ करते हैं? ये तो बच्चा भी बता सकता है। हम लोग ट्रांसमिशन लाइन के अंदर जो कंडक्टर यूज़ करते हैं वो ACSR कंडक्टर यूज़ करते हैं। फुल फॉर्म भी बहुत जगह पूछा जाता है, एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स। ठीक है, स्टील रेनफोर्स, इसका फुल फॉर्म भी, एब्रीविएशन भी पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स, ये हम लोग जनरली यूज़ करते हैं ट्रांसमिशन लाइन में। करेक्ट आंसर सी हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बिटवीन टू सपोर्ट ड्यू टू द सैग कंडक्टर टेक्स द फॉर्म। जब हम लोग को मालूम है दो टावर लगाए रहेंगे और बीच में हम लोग कंडक्टर लगाएंगे तो ये इस तरह का शेप बना लेता है। तो पूछ रहा है ये शेप किस तरह का है, सेमी सर्कल है, कैटेनरी, हाइपरबोला है। तो आपको बताया हुआ है ये जो शेप कहलाता है ये कैटेनरी शेप कहलाता है। ठीक है, कैटेनरी का मतलब होता है जंजीर वगैरह, आपने देखा होगा बहुत जगह पर इस तरह का जंजीर बंधा हुआ होता है। ठीक है, लोहे का, तो ये जंजीर कैटेनरी टाइप का बना हुआ होगा। ठीक है, और ज़्यादा जब सैग होता है तो आपका पैराबोला बनता है, ज़्यादा जब सैग रहेगा तब, लेकिन नॉर्मली जो सैग होता है वो कैटेनरी शेप का बनाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, वुडन पोल आर यूज लाइन सपोर्ट फॉर वोल्टेज अप टू। वुडन पोल कितना हम लोग रेटिंग तक यूज़ कर सकते हैं वोल्टेज अप टू, तो 11 केवी तक किया जा सकता है, लेकिन कितना तक कर सकते हैं, तो 22 केवी तक, हम 22 केवी तक लाइन सपोर्ट के लिए हम लोग वुडन पोल, लकड़ी के पोल का यूज़ कर सकते हैं, खंबा का कर सकते हैं। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कोरोना इज इफेक्टेड बाई, कोरोना किस किस चीज़ से प्रभावित होगा। तो कोरोना पर भी वीडियो आप देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। साइज ऑफ कंडक्टर पर, शेप एंड सरफेस कंडीशन ऑफ कंडक्टर, ऑपरेटिंग वोल्टेज, ये सारा चीज़ पर कोरोना डिपेंड करता है। कंडक्टर का साइज़ कम रहेगा तो कोरोना ज़्यादा अपेयर होगा, ये भी पूछता है। कंडक्टर बढ़ा दिया, साइज़ घटा दिया, कोरोना क्या होगा, तो कंडक्टर साइज़ घटा दीजिएगा तो कोरोना बढ़ जाएगा। शेप पर भी डिपेंड करता है, कर्व रहेगा तो वहाँ पर बेंडिंग ज़्यादा रहेगा तो कोरोना ज़्यादा होगा। सरफेस कंडीशन रफ रहेगा तो कोरोना ज़्यादा होगा। आपका सॉलिड कंडक्टर है, प्लेन है, उसमें कोरोना कम होगा। ACSR कंडक्टर में कोरोना ज़्यादा होता है। ऑपरेटिंग वोल्टेज जितना अधिक होगा कोरोना उतना ज़्यादा होगा। इसका करेक्ट आंसर डी है। 9वां क्वेश्चन हो गया। 10वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, मीडियम लेंथ ट्रांसमिशन लाइन ए पैरामीटर। ये आपका लास्ट परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन के अंदर लास्ट टॉपिक हमने पढ़ाया है, ABCD पैरामीटर। उससे हम लोग किस तरह से जनरलाइज कांस्टेंट निकालते हैं। तो ये कांस्टेंट ए दिया हुआ, लिखा गया है किसके बराबर है, तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा। ए बराबर होता है डी के। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर सी है। अब ABC क्या है ये तो आपको पढ़ना पड़ेगा। ट्रांसमिशन लाइन जनरलाइज कांस्टेंट कहते हैं इसको हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है 11वां क्वेश्चन, लेंथ ऑफ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन कितना दूर तक है, तो ये अप टू 80 किलोमीटर। ठीक है, ये आपका JB गुप्ता में दिया हुआ है और VK मेहता में 50 किलोमीटर तक ही दिया हुआ है। तो लेकिन ऑब्जेक्टिव में आप 80 किलोमीटर तक मारिएगा, क्योंकि 80 किलोमीटर ही करेक्ट आंसर है। तो आपकी 80 किलोमीटर हम लोग क्या लेते हैं, शॉर्ट ट्रांसमिशन लेते हैं। इसके अलावा मीडियम लॉन्ग आपने पढ़ा होगा, याद होगा, आप उस अनुसार टिक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है अब 12वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज मोस्ट इकोनॉमिकल। सबसे ज़्यादा सस्ता इकोनॉमिकल कौन है। तो ये पहला चैप्टर का क्वेश्चन है ट्रांसमिशन का, तो आपको मालूम होगा, इस पर पूरा डेरिवेशन भी हमने करवाया हुआ है। तो DC सिस्टम जो होता है, DC 2 वायर सिस्टम, ये सबसे आपका क्या होता है, सस्ता होता है, इकोनॉमिकल होता है। तो DC सिस्टम सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल होता है। अगर AC में बात हो तो AC सिस्टम के अंदर 3 फेज़ 4 वायर हो और 3 फेज़ 3 वायर हो, तो AC सिस्टम के अंदर ये 3 फेज़ 3 वायर सिस्टम हम लोग ज़्यादा इकोनॉमिकल होता है। इसीलिए ट्रांसमिशन के अंदर हम लोग 3 फेज़ 3 वायर सिस्टम का यूज़ करते हैं, 3 फेज़ 4 वायर का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि ये इकोनॉमिकल नहीं होता है। लेकिन अगर DC से तुलना करेंगे तो DC आपका सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल होता है। लेकिन इसमें कुछ डिसएडवांटेज है, जैसे कि हम इसको स्टेप अप या स्टेप डाउन नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए हम लोग AC का यूज़ करते हैं और AC के अंदर हम लोग 3 फेज़ 3 वायर सिस्टम को प्रीफर करते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर आपका करेक्ट आंसर ए है, DC सिस्टम सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13वां क्वेश्चन पूछा जा रहा है, द डोमेस्टिक कंज्यूमर आर सप्लाइड पावर एट, कितना वोल्टेज देते हैं। तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, हमारे हिसाब से 220 वोल्ट है, लेकिन वेरीफाई कर लीजिएगा आप, कहीं कहीं पर 230 भी देता है। और वेरीफाई बुक देखने के बाद हमको कमेंट के अंदर बताइएगा, आपके कमेंट का हम इंतज़ार करेंगे। ऑप्शन 13 नंबर क्वेश्चन का आपको अलग अलग जगह पर चेक करना और उसका आंसर बताना है। तो हमारे हिसाब से ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 14वां नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, द वॉल्यूम ऑफ कॉपर रिक्वायर्ड फॉर AC ट्रांसमिशन लाइन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये भी पहला चैप्टर का है, हमने वॉल्यूम का पूरा डेरिवेशन करवाया हुआ है। तो WL इस तरह करके आपका
वॉल्यूम किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है, तो उसका पूरा डेरिवेशन है। तो उस डेरिवेशन के अंदर आपका जो वोल्टेज है और इसके अलावा पावर, एसी सिस्टम की बात करें तो पावर फैक्टर है वो कहाँ पर, वॉल्यूम के नीचे रहता है फॉर्मूला में। इसका मतलब क्या, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। वोल्टेज बढ़ाइएगा तो आपका वॉल्यूम घटेगा, पावर फैक्टर बढ़ाइएगा तो वॉल्यूम घटेगा, यानी इन दोनों के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। किसके किसके, वोल्टेज को और पावर फैक्टर के। तो बी और सी हो गया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जा रहा है फ्यूज एलिमेंट शुड है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, स्विच गियर कोड प्रोटेक्शन में भी पूछा जाता है। फ्यूज एलिमेंट के अंदर क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, हाई मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो आपको नॉर्मल ये दिमाग लगाना है कि आपका मेल्टिंग पॉइंट यानी उसके पिघलने का जो पॉइंट होगा वो कम होगा, लो मेल्टिंग पॉइंट होगा, तभी तो आपका वो सर्किट मेल्ट हो जाएगा और सर्किट को ओपन करेगा और बाकी जितना भी इक्विपमेंट लगा हुआ है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। तो फ्यूज़ का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ऑलवेज क्या होना चाहिए, जो भी सर्किट के अंदर वायर लगा हुआ है उससे इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए, ठीक है। तो इसका लो मेल्टिंग पॉइंट आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है करंट ट्रांसफार्मर कैन बी यूज विथ विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट। करंट ट्रांसफार्मर को किसके साथ हम लोग यूज़ करें, तो करंट ट्रांसफार्मर है, करंट को सेकेंडरी साइड कम करता है, करंट को हम लोग मेज़र करने के लिए हम लोग करंट ट्रांसफार्मर की सहायता लेते हैं जिससे करंट एक नॉन रेशियो के अंदर चेंज हो जाता है, और एमीटर की सहायता से हम लोग करंट मेज़र करते हैं। तो करंट ट्रांसफार्मर के साथ क्या लगा रहेगा, एमीटर लगा रहेगा। इसके अलावा अगर स्विचिंग इक्विपमेंट रहता है जैसे रिले है तो रिले भी कनेक्टेड होता है करंट ट्रांसफार्मर, ऑप्शन में नहीं है, अगर होता तो दोनों हो सकता था, लेकिन यहाँ पर स्विच गियर इक्विपमेंट नहीं है तो केवल और केवल एमीटर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये भी आप याद रखिएगा, करंट ट्रांसफार्मर ऑब्जेक्टिव में पूछता है सीरीज में पैरेलल में, तो करंट ट्रांसफार्मर ऑलवेज सीरीज में कनेक्टेड होगा, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है तो पैरेलल में कनेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है सब स्टेशन इज एसेंशियली apparatus टू कंट्रोल। सब स्टेशन किस चीज़ को कंट्रोल करता है, apparatus की सहायता, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, एनर्जी सप्लाई फॉर लोकल एरिया, टू स्टेप अप और स्टेप डाउन द वोल्टेज, सारा काम करता है। ट्रांसमिट का भी काम करता है, लोकल एरिया में भी सब स्टेशन सप्लाई बांटता है, इसके अलावा वोल्टेज को बढ़ाने घटाने काम करता है। तो करेक्ट आंसर डी है, ऑल ऑफ दिस होगा। ये 15, 16, 17 हो गया क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन पूछा रहा बस बार इज रेटेड। आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा बस बार किस में हम लोग रेटेड करते हैं, तो इसका करंट रेटिंग जो होता है, करंट, वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी सब चीज़ पर डिपेंड करता है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो गया, ठीक है। वोल्टेज कांस्टेंट होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा, लेकिन इसमें करंट, वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी, इसके अलावा फेज़ एंगल भी देखा जाता है। तो करंट, वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी अगर फेज़ एंगल दे दिया तो भी उसको भी लेंगे हम। तो करंट, वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी इस क्वेश्चन में करेक्ट है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आइसोलेटर यूज इन ट्रांसमिशन लाइन आर कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग। आइसोलेटर क्या ब्रेक करता है, किस पर ऑपरेट होता है, ठीक है। तो ये नो लोड पर ऑपरेट होता है, यानी नो लोड कंडीशन पर, लेकिन जो ब्रेकिंग कैपेसिटी होती है यानी जो ऑपरेट होता है वो किस स्थिति में होता है, तो करंट जीरो नहीं होता बल्कि चार्जिंग करंट पर ये ऑपरेट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। नो लोड स्थिति में होगा लेकिन चार्जिंग करंट अवेलेबल होगा यहाँ पर। तो आइसोलेटर यूज टू ट्रांसमिशन लाइन आर कैपेबल टू ब्रेकिंग चार्जिंग करंट, ठीक है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है 19 नंबर क्वेश्चन था ये, 20 लास्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है द मेन रिक्वायर्ड ऑफ लेआउट ऑफ द इंडोर सब स्टेशन। मेन लेआउट यानी आप क्या मुख्य ज़रूरत है आपकी, क्या आपको देखना है। तो हम लोग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करते समय अर्थिंग हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, मेन रिक्वायरमेंट होता है, मेन कंसिडरेशन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका बी हो गया, ठीक है। तो ये आपका टोटल क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। और इस वीडियो को अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, इसके अलावा शेयर करना मत भूलिएगा, फ्रेंड को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि सारे बच्चों को इसका लाभ फ़ायदा हो सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में।